गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का बीएससी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में अपन ने इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस पढ़े थे कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस 4 प्रकार के होते हैं। पहला था सिग्मा से सिग्मा स्टार, ठीक है, और एन से सिग्मा स्टार। दूसरा तीसरा था अपने पाई से पाई स्टार, और चौथा था एन से पाई स्टार। दो अपने ट्रांजिशंस पढ़ लिए थे। तीसरा अपन था पाई से पाई स्टार ट्रांजिशंस। अतः इस संक्रमण के लिए आवश्यक ऊर्जा और कम होने के कारण असंतृप्त हाइड्रोकार्बन अधिक तरंगदैर्ध्य जैसे एथिलीन 180 नैनोमीटर पर अवशोषित बैंड प्रदर्शित करते हैं, जिसे अपन के बैंड कहते हैं, और एरोमेटिक यौगिकों में अपन बी बैंड कहते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अतिरिक्त जिन यौगिकों में क्या पाई बॉन्ड उपस्थित थे, ठीक है, इस संक्रमण को प्रदर्शित कर रहे थे, जैसे CO है, CN है और NN है, ठीक है। चौथा है एन से पाई स्टार ट्रांजिशंस के। इस संक्रमण के लिए सबसे कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि एन से पाई स्टार ट्रांजिशंस का जो एनर्जी गैप है वो सबसे कम होता है। 200 से 400 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य वाले विकिरण के अवशोषण द्वारा लोन पेयर का एक इलेक्ट्रॉन पाई प्रतिबंधित कक्षक में उत्तेजित हो जाता है, ठीक है। और लोन पेयर कहाँ पर मौजूद रहते हैं? नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, सेंटर के अंदर। तो ये 200 से 400 नैनोमीटर की तरंग दैर्ध्य को क्या करेंगे? अवशोषित करेंगे। और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से पाई स्टार अर्थात एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर ट्रांजिशंस करेंगे या स्थानांतरित हो जाएंगे या उत्तेजित हो जाते हैं, ठीक है। अतः यह संक्रमण उन यौगिकों में पाया जाता है जिसमें पाईबंद और विषम परमाणु दोनों उपस्थित होते हैं, जैसे CO है, CN है, CCO है। इस संक्रमण में R बैंड प्राप्त होते हैं। जिन यौगिकों के अवशोषण बैंड 200 से 780 नैनोमीटर तक के क्षेत्र में प्राप्त नहीं होते हैं, उन्हें अपन यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के में विलायक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, जैसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, एल्कोहल है और इतर आदि, ठीक है। नेक्स्ट अपना टॉपिक है संयुग्मन का प्रभाव और इफेक्ट ऑफ कॉन्जुगेशन, कि जिन यौगिकों के अणुओं में बहुबंधों का संयुग्मन होता है और उनका तरंग दैर्ध्य उच्चिष्ट 270 नैनोमीटर होता है, संयुग्मी डाइनों में उच्च तरंग दैर्ध्यों का अवशोषण सीधा संयुग्मन से संबंधित होता है। अब अपन कॉन्जुगेशन का इफेक्ट पढ़ेंगे कि अगर मल्टी बॉन्ड का कॉन्जुगेशन हो जाए, ठीक है, जैसे कि डबल बॉन्ड का कॉन्जुगेशन हो गया या संयुग्मन होता है, तो उस वक्त यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर जो वेवलेंथ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। बहुबंधों के संयुग्मन से उच्च तरंगदैर्ध्य के अवशोषण को समझने के लिए एक अणु जब प्रकाश की उच्चतम तरंगदैर्ध्य को अवशोषित करता है तो इलेक्ट्रॉन उसके उच्चतम अधिकृत आणविक कक्षक, ठीक है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसे अपन होमो कहते हैं, से न्यूनतम अनाधिकृत आणविक कक्षक जिसे लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसे ल्यूमो में उत्तेजित हो जाता है, ठीक है। वापस से देखिए कि बहुबंधों के संयुग्मन से उच्च तरंगदैर्ध्य के अवशोषण को समझने के लिए एक अणु जब प्रकाश की सबसे लैम्डा मैक्स को जब अवशोषित करता है तो इलेक्ट्रॉन उसके कहाँ उच्चतम अधिकृत आणविक कक्षक से लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होमो से लूमो के अंदर उत्तेजित हो जाते हैं, और अधिकतर एल्किलो में और एल्किल डाइनों में उच्चतम अधिकृत आणविक कक्षक होमो पाई बंदी कक्षक, जबकि लूमो जो है पाई स्टार विपरीत बंदी कक्षक होते हैं, ठीक है। और मोस्ट एल्किनो और एल्किल डाइनों की बात करें, ठीक है, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे, ठीक है, वो तो क्या होंगे? पाई बॉन्डेड होंगे, जबकि जो ल्यूमो होंगे वो पाई स्टार होते हैं, ठीक है। इन दोनों ऊर्जा स्तरों में या ऊर्जा अंतरों में उच्चिष्ट अवशोषण की तरंगदैर्ध्य निश्चित होती है कि एथीन के होमो व लूमो में ऊर्जा अंतर 1,3 ब्यूटाडाइन की अपेक्षा अधिक है। अतः एथीन में पाई से पाई स्टार संक्रमण को अधिक ऊर्जा के अवशोषण की आवश्यकता होगी, अर्थात एथीन क्रम को निम्न तरंगदैर्ध्य के अवशोषण से उत्तेजित किया जा सकता है, जबकि 1,3 ब्यूटाडाइन में पाई से पाई स्टार ट्रांजिशंस के लिए ऊर्जा अंतर कम होने के कारण कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है और तरंगदैर्ध्य जो लैम्डा मैक्स का मान है वह अधिक होगा। अतः एथीन में लैम्डा मैक्स का मान 171 नैनोमीटर, जबकि 1,3 ब्यूटाडाइन में जो लैम्डा मैक्स का मान है वो कितना होता है? 217 नैनोमीटर होता है, जिसको अपन डायग्राम से समझ सकते हैं, ठीक है। होमो से लूमो ट्रांजिशंस होता है
इसके अंदर सबसे पहले एथीन का बता रखा है, तीसरा 1,3-ब्यूटाडाइन का बता रखा है। एथीन के अंदर अगर अपन एनर्जी गैप की बात करें, होमो से लुमो अर्थात पाई से पाई स्टार ट्रांजिशंस की बात करें, तो इसमें जो एनर्जी गैप होता है वो अधिक होता है, ठीक है? तो इसका लैम्ब्डा मैक्स का मान कम होगा। वहीं अगर अपन 1,3-ब्यूटाडाइन की बात करें, ठीक है? तो 1,3-ब्यूटाडाइन के अंदर क्या होता है कि जो एनर्जी गैप होता है वो कम होता है, कि ठीक है? क्योंकि इसके अंदर पाई 1 और पाई 2 कक्षक होते हैं। तो पाई 2 से पाई 3 स्टार में जब ट्रांजिशन होगा तो इसमें कम एनर्जी की आवश्यकता होती है। इस वजह से इसका लैम्ब्डा मैक्स का मान तो अधिक होता है, जबकि एनर्जी की वैल्यू इसके अंदर कम होती है। अतः 1,3-ब्यूटाडाइन के अगर उच्चतम अधिकर्त अर्थात होमो तथा लुमो में कम ऊर्जा अंतर भी संयुग्मन के कारण ही होता है, ठीक है? 1,3-ब्यूटाडाइन में जो होमो से लुमो में ट्रांजिशन हो रहा है, ठीक है? कम ऊर्जा अंतर अंतर के कारण संयुग्मन के कारण होता है। तो प्रयोगों द्वारा सिद्ध हो चुका है कि प्रत्यकृत एल्केल डाइनों में होमो व लुमो में ऊर्जा अंतर अधिक होता है, ठीक है? और ये एल्केनों जैसे व्यवहार करती है। इनका लैम्ब्डा मैक्स कितना निम्न तरंगे 200 से नैनोमीटर से नीचे होता है, जैसा जैसे 1,4 पेंटाडाइन का लैम्ब्डा मैक्स कितना है 178 होता है, ठीक है? और अब वापस से देखिए कि 1,3 जो ब्यूटाडाइन है उसमें होमो तथा लुमो में कम ऊर्जा अंतर भी संयुग्मन के कारण हो रहा है, ठीक है? संयुग्मन अगर नहीं होता तो इसके अंदर जो ऊर्जा अंतर होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन अगर इसमें कॉन्जुगेशन की वजह से, ठीक है, जो होमो और लुमो के बीच में मतलब पाई से पाई स्टार के अंदर जो ट्रांजिशंस के अंदर एनर्जी का गैप है वो बहुत ही कम हो जाता है, ठीक है? और अगर अपन एल्केन डाइनों में होमो और लुमो में का ऊर्जा अंतर अधिक होता है और ये एल्केनों जैसा व्यवहार करती है, ठीक है? इसका लैम्ब्डा मैक्स का मान 200 से भी नीचे होता है अर्थात एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि 1,4 पेंटाडाइन का लैम्ब्डा मैक्स 178 होता है। संयुग्मी एल्केन ट्राइनो संयुग्मी एल्केन डाइनो की अपेक्षा उच्च तरंगदैर्ध्य पर क्या अवशोषित करती है, क्योंकि संयुग्मी एल्केन ट्राइनो में होमो व लुमो का ऊर्जा अंतर संयुग्मी एल्केन डाइनो की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है, ठीक है? अतः अधिक संख्या में बहुबंधों का संयुग्मन यदि यौगिकों में होता है तो वे उच्च तरंगदैर्ध्यों पर प्रकाश अवशोषण करते हैं। यह एक प्रकार का सामान्य नियम सा ही हो गया है, ठीक है? मतलब अगर अपन एल्काइल ट्राइन और एल्काइल डाइनों की बात करें, तो एल्काइल ट्राइनों में होमो लुमो ऊर्जा अंतर संयुग्मी एल्काइल डाइन की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है, ठीक है? अधिक संख्या में क्या होता है, बहुबंध होते हैं, तो बहुबंधों का क्या हो जाता है, संयुग्मन हो जाता है। और अगर बहुबंधों का संयुग्मन होता है तो होमो और लुमो के अंदर क्या ऊर्जा एनर्जी का जो अंतर है वो कम हो जाता है संयुग्मन के कारण, ठीक है? और ये यौगिकों में मोस्टली यौगिकों में ऐसा होता है तो वे उच्च तरंगदैर्ध्य का प्रकाश अवशोषण करते हैं, ठीक है? पॉलीइनों की अगर अपन बात करें जिसमें 8 या अधिक सहयोगी बंध द्विबंध होते हैं, ठीक है? तो वे स्पेक्ट्रम के दर्शी क्षेत्र में प्रकाश का अवशोषण करते हैं, जैसे बीटा कैरोटीन है, जो विटामिन ए पूर्व से पूर्वत है, यौगिक जो गाजर का नारंगी रंग देता है, ठीक है? जिसमें 11 क्या है, संयुग्मी बंध द्विबंध होता है, अर्थात 11 द्विबंध मौजूद होते हैं, ठीक है? तो बीटा कैरोटीन का जो अवशोषण होता है एजोस मैक्सिमम कितना है, 497 नैनोमीटर पर होता है, जो दर्शी क्षेत्र में ही है। और 497 नैनोमीटर का प्रकाश नीला हरा होता है और यही प्रकाश बीटा कैरोटीन अवशोषित करता है, ठीक है? अगर अपन बीटा कैरोटीन के स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसके अंदर कितने 11 द्विबंध देखने को मिलते हैं और ये 11 द्विबंध क्या होते हैं, संयुग्मी होते हैं। अब इतने द्विबंध होने के कारण ये सब बहुत ही हायर लेवल की लैम्डा मैक्स को एब्जॉर्ब करते हैं, जो कितनी होती हैं, 497 नैनोमीटर की, अर्थात विजिबल लाइट एब्जॉर्ब करते हैं। लाइकोपीन एक यौगिक है जो टमाटर के लाल रंग के लिए आंशिक रूप से जिम्मेदार है, जिसमें 11 संयुग्मी द्विबंध है, तथा अगर अपन इसका लैम्डा मैक्स देखें तो कितना होगा, 505 नैनोमीटर तक होता है, ठीक है? जैसे लाइकोपीन की स्ट्रक्चर दे रखी है, इसके अंदर कितना 11 कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड है, ठीक है? इन 11 कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड की वजह से ये हायर लैम्डा मैक्स को एब्जॉर्ब करेंगे, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 505 नैनोमीटर तक की होती है, ठीक है? कार्बन ऑक्सीजन द्विबंध यौगिक भी पराबैंगनी क्षेत्र में प्रकाश का अवशोषण करते हैं। उदाहरण के एसीटोन का एक विस्तृत अवशोषण उच्चिष्ट कितना है, 280 नैनोमीटर पर आता है, जो ये दर्शाता है कि यह एक सहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म का एक इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कार्बन ऑक्सीजन द्विबंधी में अर्थात पाई स्टार में उत्तेजित हो जाता है, ठीक है? वो एसीटोन की एग्जांपल लेके बात करते हैं कि
एसीटोन के अंदर भी इस प्रकार का ट्रांजिशन देखने को मिलता है। इसके अंदर क्या होता है, एन से पाई स्टार ट्रांजिशन होता है। अब तक ऊपर अपन ने जितने भी पढ़े उसमें पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन हो रहे थे, लेकिन अगर अपन एसीटोन में देखें तो इसमें क्या होगा, एन से पाई स्टार ट्रांजिशन होता है। इसमें क्या होगा, 280 नैनोमीटर पर ये एब्जॉर्ब करेंगे वेवलेंथ को, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन नॉन लोन पेयर हैं, ठीक है, वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। इसकी लैम्डा मैक्स कितनी होती है, 280, और ई मैक्स कितनी है इसकी, 15। ऐसा योग्य जिसमें कार्बन ऑक्सीजन द्विबंध कार्बन कार्बन द्विबंध के संयुग्मन में हो तो उनके अवशोषण उच्चिष्ट एन से पाई स्टार उत्तेजन तथा पाई से पाई स्टार उत्तेजन के सापेक्ष होते हैं, ठीक है। और एन से पाई स्टार उत्तेजन में अवशोषण उच्चिष्ट उच्च तरंग दैर्ध्य पर होते हैं परंतु दुर्बल होते हैं। इस प्रकार कंपाउंड की अगर अपन बात करें तो उदाहरण के लिए दे रखा है सी एच डबल बॉन्ड सी एच थ्री और डबल बॉन्ड ओ। तो अगर इसके अंदर एन से पाई स्टार ट्रांजेक्शन होगा तो उसकी लेमडा मैक्स कितनी होगी, 324 नैनोमीटर, और ई मैक्स का मान होगा 24। और अगर पाई से पाई स्टार ट्रांजेक्शन होता है तो इसके लेमडा मैक्स कितनी होती है, 219 नैनोमीटर, और ई मैक्स की वैल्यू कितनी होती है, 3600, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, अपना टॉपिक है विलायक का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट के। यूवी स्पेक्ट्रा के ऊपर अपन जो सॉल्वेंट काम में लेते हैं उसका क्या इफेक्ट पड़ता है कि कार्बोनिल समूह ध्रुवीय होता है, अतः इसके कारण के बैंड और आर बैंड विलायक के बैंड पर विलायक का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। और पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन क्या होता है, वर्णोत्कर्षी प्रतिस्थापन, और एन से पाई स्टार ट्रांजिशन आर बैंड वर्णोत्कर्षी प्रतिस्थापन दर्शाते हैं, ठीक है। वापस से देखिए कि कार्बोनिल ग्रुप होते हैं, क्या होते हैं, पोलर होते हैं। इसके कारण के बैंड और आर बैंड हमें मिलते हैं। के बैंड आर बैंड अपन ने पहले पढ़े थे, ठीक है। और के बैंड और आर बैंड पर क्या सॉल्वेंट का इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। अगर पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन होता है तो के बैंड, और पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन हमें दे होता है तो आर बैंड हमें प्राप्त होते हैं। पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन में मूल अवस्था की तुलना में एक्साइटेड पाई स्टार ट्रांजिशन अधिक दूरी होती है, ठीक है। अतः ध्रुवीय विलायक उत्तेजित अवस्था को अधिक स्थायित्व प्रदान करते हैं, ठीक है, जिसके कारण पाई स्टार का ऊर्जा स्तर कम हो जाता है। इस प्रकार पाई से पाई स्टार संक्रमण के लिए न्यूनतम ऊर्जा स्तर की आवश्यकता होती है, ठीक है। अगर अपन पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन में बात करें तो क्या होगा, पाई जो उसकी पाई पाई अवस्था होगी वो पाई स्टार से ज़्यादा स्थायी होती है, ठीक है। और पाई स्टार उत्तेजित अवस्था अधिक पोलर होती है, अतः अगर अपन ध्रुवीय कोई विलय काम में ले रहे हैं तो उसकी पाई स्टार जो अवस्था होगी, मतलब उत्तेजित जो अवस्था होगी, वो ध्रुवीय विलायक होने के कारण ज़्यादा स्थायी होगी, ठीक है। क्योंकि उसकी ध्रुवीयता कोई और एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाएगा ये ध्रुवीय विलायक, जिसके कारण क्या होगा, पाई स्टार का ऊर्जा स्तर कम हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार पाई से पाई स्टार संक्रमण के लिए निम्न ऊर्जा स्तर की आवश्यकता होती है। अगर अपन ट्रांजिशंस देखें, ठीक है, तो पहले तो पाई से पाई स्टार ट्रांजिशंस के अंदर, ठीक है, इतनी एनर्जी की आवश्यकता थी जो लेफ्ट साइड में बता रखी है। अगर अपन यहाँ पर कोई भी पोलर सॉल्वेंट काम में ले लेते हैं और पाई स्टार जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं वो मोलर पर क्या होता है, पोलर नेचर के होते हैं, मतलब दूरी प्रकृति के होते हैं। और अगर अपन यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर कोई भी दूरी विलय काम में ले लिया तो ये दूरी विलय क्या करेगा, पाई स्टार जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है उसकी स्टेबिलिटी को और इंक्रीज कर देता है, जिससे क्या होगा, जो पाई से पाई स्टार ट्रांजिशंस के लिए जो एनर्जी गैप था वो और डिक्रीज हो जाएगा, जिससे कि ये आसानी से ट्रांजिशन होगा और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाएगा। जब अपन एन से पाई स्टार ट्रांजिशन की बात करें तब अबंधित इलेक्ट्रॉन की, मतलब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, वो पोलर सॉल्वेंट के साथ में क्या कर लेते हैं, अंतर क्रिया अधिक करते हैं, ठीक है। और इसकी ऊर्जा निम्न स्तर की हो जाती है। इस कारणवश पाई स्टार की ऊर्जा स्तर में अंतर बढ़ जाता है। इस संक्रमण के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ध्रुवीय विलायक में यूनॉन के क्या आर बैंड प्राप्त होते हैं। और वहीं अगर अपन एन से पाई स्टार ट्रांजिशंस की बात करें तो एन से पाई स्टार ट्रांजिशंस के अंदर क्या होगा, जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या करेंगे, पोलर सॉल्वेंट के साथ में रिएक्शंस कर लेंगे। पोलर सॉल्वेंट के साथ में रिएक्शंस करने करेंगे तो क्या होगा, जो एन से पाई स्टार के बीच में जो एनर्जी गैप होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से एन से पाई स्टार ट्रांजिशंस के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, ठीक है। ग्राफ में देख सकते हैं कि पहले एन से पाई स्टार ट्रांजिशंस के लिए इतनी एनर्जी की आवश्यकता थी, ठीक है। लेकिन जैसे ही अगर अपन पोलर सॉल्वेंट काम में लेते हैं, मतलब
पोलर सॉल्वेंट से जब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन रिएक्शंस करेंगे तो उनके बीच में क्या एनर्जी गैप इंक्रीज हो जाता है। एन से पाई स्टार के अंदर एनर्जी गैप है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से ये ट्रांजिशंस में बड़ी मुश्किल से होता है। इसके आगे का है कि द्विबंध के कारण प्राप्त बैंड पर विलायक प्रकृति का कोई प्रभाव नहीं होता, क्योंकि द्विबंध क्या होते हैं, अध्रुवीय प्रकृति के होते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम। इसको हम अपने अगले लेक्चर्स के अंदर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।